सीएम सिटी योगी आदित्यनाथ का ये शहर गोरखपुर, जो कि योगी जी का हमेशा जनता दरबार लगाना और उसमें सबसे प्रमुखता रही है कि किसी भी ज़मीन और जायदाद पर कब्जा मुक्त होना चाहिए, ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक ऐसे शख्स हैं जो आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं इसी ज़मीन और मकान के कब्जे को लेकर। ये रहते हैं दिल्ली 20 वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से ये रह रहे हैं और लेकिन लगाव इनका बचपन में ही आ रहा है और इनका कहना है कि सीएम सिटी में विकास हो रहा है तो यहाँ कुछ इन्वेस्ट कर दिया जाए पैसा, जिससे रोज़गार मिल सके युवाओं को। इस दृष्टिकोण से इन्होंने एक दुकान का परचेज किया और वहाँ पैसे भी लेन देन हुआ, लेकिन आज तक ये 2 वर्ष हो गया, आज तक उनको कब्जा उस दुकान का नहीं मिल पाया। आइए जानते हैं कि ये इनका नाम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर, ये नाम और रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम दीपेंद्र वर्मा है। हाल मुकाम मैं दिल्ली में पीतमपुरा में रहता हूँ, राजधानी एनक्लेव में। और तकरीबन 2 वर्ष पहले मेरा अचानक से गोरखपुर आना हुआ, क्योंकि गोरखपुर मेरी माँ का जन्म स्थान है, तो काफ़ी लोगों से लगाव है और मैं इस सिलसिले में आया हुआ था। और मैंने शहर की बदलती हुई तस्वीर को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि मैं स्टार्टअप इंडिया का कंसल्टेंट हूँ और स्टार्टअप से जुड़े कई नई नई योजनाओं पर मैं काम करता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर अगर कुछ इस तरह का योजना बनाया जाए, सरकार की बहुत सारी स्कीम है जिसका फ़ायदा बहुत सारे लोग ले सकते हैं, लाभार्थी बन सकते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ अपना ऑफिस खोलने का एक प्लान बनाया और अपना एक टेम्परेरी रेजिडेंस बनाने का प्लान बनाया। और बाद में मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जिसके लिए मैंने गोरखपुर के दाऊदपुर एरिया को चुना, जहाँ पे पशुपालन ऑफिस के सामने हमने एक मकान खरीदा सुमित्रा यादव से, मकान नंबर 36 भी, जो काली मंदिर दाऊदपुर तिराहे पे ही बिल्कुल है। और मकान खरीदने के बाद रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद कुछ सामान को हटाने को लेकर उन्होंने समय मांग लिया कि 1-1.5 महीने का टाइम दे दीजिए और हम मकान खाली करके आपको सुपुर्द। इनसे आप लिए थे मकान, ये कौन लोग हैं? मकान मैंने लिया था सुमित्रा यादव से, और मकान की जो डील कराई थी वो उनके लड़के अर्जुन यादव ने कराई थी, जिनकी दुकान शास्त्री चौक पे हितकारी भोजनालय के नाम से है। और मैं हितकारी भोजनालय के ऊपर मयूर होटल में रुकता था दिल्ली से आकर, और कई बार खाने के लिए मैं हितकारी भोजनालय जाता था, जहाँ पे उनको ये आइडिया था कि मैं प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए शहर में पिछले 6-7 महीनों से चक्कर लगा रहा था। और उसका फ़ायदा लगाते हुए उन लोगों ने मुझे अपनी ही प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि हमारी प्रॉपर्टी है, अगर आप लेना चाहें, छोटा सा ही है लेकिन अच्छा है, आपके ऑफिस और आपके जो भी स्कीम है उसके लिए पर्याप्त है। तो उन्होंने बताया 550 स्क्वायर फीट की उनकी जगह है और जिसको वो बेचना चाहते हैं। उन्होंने अपना जो डिमांड था वो मेरे सामने रखा। मौके पे मैंने मकान को देखा, मुझे अच्छा लगा और मैंने तत्काल ही जो है 1 हफ्ते के अंदर मकान को रजिस्ट्री कराने का प्लान बना लिया। और मैं प्रेजेंट टाइम में उस मकान के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि मकान खाली नहीं हुआ और खाली ना करने की वजह से इन लोगों ने मुझसे मकान रेंट पर भी लिया कि हमें समय चाहिए। लेकिन जब रेंट पे मैंने मकान को दिया, रेंट एग्रीमेंट बन गया, तो उसके बाद उन लोगों ने मकान में तोड़फोड़ करी, कुछ कंस्ट्रक्शन किया जिसकी जानकारी मुझे मिली और मैंने उसके मद्देनज़र इन लोगों से मकान खाली करने के लिए कहा। और ये लोग मेरे ऊपर जो है एक तरीके से धमकियाँ और हमलेबाजी करना शुरू कर दिए कि मकान नहीं खाली होगा, जो करना है कर लो। और तब से लेकर लगातार मैं प्रशासन के हर स्तर पर गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी तरह का मामले में केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे मुझे सिर्फ ये पता चला कि इस मामले में वादिनी जो है, जो जिसने मकान बेचा है, उसने खुद मेरे खिलाफ मुकदमा किया हुआ कि हमने तो मकान बेचा ही नहीं, मैं तो कभी रजिस्ट्री ऑफिस गई ही नहीं, और जिस दिन की ये घटना है उस दिन मैं बीमार थी और मुझे कोई पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ, जबकि सारा पैसा जो है खाते में बैंक ट्रांसफ़र के तहत दिया गया है। 20,000 रुपये नकद भी दिए गए थे, जो सारा विवरण रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन फिर भी ये लोग आनाकानी कर रहे हैं, और जबकि रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में इनका बेटा अर्जुन यादव, जो हितकारी भोजनालय का मालिक है, वो खुद उसमें गवाह भी है। यहाँ तक कि इनके एक देवर, सुमित्रा यादव के देवर, जो उस मकान में आधे के हिस्सेदार रह चुके हैं, वो भी गवाह हैं उसमें। लेकिन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ना ये लोग अब न्यायालय में पहुँचते हैं, ना हाजिर होते हैं, ना ही न्यायालय में अपने कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, ना ही बैंक स्टेटमेंट जमा करते हैं। न्यायालय से इनको कई बार कॉल जाता है कि आप न्यायालय में आइए, गवाही दीजिए, अपना स्टेटमेंट दीजिए। इनको अंतिम अवसर दिया जाता है, लेकिन ये हाजिर नहीं होते हैं। 4-4, 5-5 महीने इस तरीके से निकल जाते हैं। आज पूरे 2 साल का दिन हो गया है। पिछली डेट पे इनको हाजिर ना होने की वजह से इन पे 100 रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है, जिसको भी इन्होंने अभी तक भरा नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि ये आपने जो डील की थी तो सुमित्रा देवी के अकाउंट में डील की थी और किस तरह से किया था? सारा बैंक ट्रांसफ़र किया था, आरटीजीएस और यूपीआई के तहत सारा पेमेंट मैंने किया था। 20,000 रुपये नगद देने की बात हुई थी, तो मैंने 20,000 रुपये नगद भी दिया था, क्योंकि इन्होंने बोला मौके पे कुछ खर्चा है, करना है। इनके मकान में बिजली के कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम थी, उसको उन्होंने शुद्धिकरण, तो वो इस तरीके से इन्होंने कुछ नगद मुझसे लिया था और 3 टुकड़ों में पेमेंट ले लिया था इन लोगों ने कि कुछ पेमेंट जो है हमें यहाँ भेजना, वहाँ भेजना, तो छूटा कर दीजिए। जैसा कि हमें जानकारी है कि ये जो आप ट्रांजेक्शन किया गया, तो न्यायालय में जो मामला चल रहा तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी उच्च अधिकारी या रिपोर्ट या FIR दर्ज कराया उनको?
मैंने बहुत कोशिश करी कि इस मामले को लेकर कम से कम फ्रॉड की दृष्टि से एक एफआईआर दर्ज हो, कम से कम ट्रांजैक्शनल एफआईआर हो, फाइनेंशियल क्राइम है, कम से कम उसको देखा जाए, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं जिस भी स्तर पे गया हूँ यहाँ पे, स्थानीय थाने से लेके माननीय एसएसपी साहब तक भी मैं गया हूँ, मैं IGRS कंप्लेंट भी 10-11 कर चुका हूँ मैं, लेकिन सारे कंप्लेंट क्लोज हो जाते हैं। मौके पे सिर्फ ये कह के मना कर दिया जाता है कि न्यायालय का मैटर, हम इसमें कोई भी तरह का समर्थन नहीं करेंगे, किसी भी तरह का केस दायर नहीं करेंगे, जो न्यायालय का आदेश होगा उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन मौके पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या हम न्यायालय अगर किसी जजमेंट में अगर देरी होती है तो क्या हमें किसी इंसान को मरते हुए छोड़ देना चाहिए अगर उसके ऊपर उसके खिलाफ अपराध हो रहा है तो, या हमें मौके पे उस पर कोई कार्रवाई भी करना चाहिए? दीपेंद्र वर्मा जो है हमारे साथ जो बात कर रहे हैं, ये पहले मीडिया से रह चुके हैं और ये मीडिया में पहले कई वर्षों पहले काम भी किया है। जब इनकी या मीडिया वालों की न सुने जाए तो न्यायालय या फिर प्रशासन, जो इस तरह से इन्होंने मुकदमा दर्ज करा है, प्रशासन भी इनका नहीं सुना।